सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? बढ़िया। तो आज हम नया एएस करेंगे जी। नया एएस दो तरीके से, आपके लिए वैसे नया, और न्यू कोर्स में भी पहली बार जुड़ा है। सर कौन सा वाला? AS25। AS25 कौन सा पढ़ रहे हैं? AS25 लिखो। AS25 सर क्या नाम है एएस का? आओ जी। इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर नाम पढ़ोगे तो उससे एएस आधा क्लियर हो जाएगा। सर एएस चाहता क्या आपसे? देखना, एएस क्या चाहता है? इंटरिम फाइनेंस रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग मतलब कि साल के बीच में जो रिपोर्टिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, चलो। सर कैसा एएस है? वही पंसारी का पहला क्वेश्चन, सर प्रैक्टिकल है कि नहीं है? सर रिपोर्टिंग एएस है। रिपोर्टिंग एएस का मतलब क्या होता है? कोई भी डाटा को कैसे रिपोर्ट किया जाएगा उसका एएस है। ठीक है जी। सर नाम में सुनो, नॉर्मली हमने 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली, फाउंडेशन पढ़ ली और इंटर भी लगभग लगभग पढ़ ली। सर हम अकाउंट्स कब बनाते हैं? साल के एंड में। भी साल के एंड में बनाते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों को मैंडेटरी होता है कि उनको साल के बीच में भी अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो इंट्रीम का मतलब क्या हुआ? बीच में लिख दूं मैं? ठीक है, मतलब ईयर एंड से पहले रिपोर्टिंग बोल सकता हूं मैं। रिपोर्टिंग लिख लो जो मैं लिख रहा हूं साथ में ना, रिपोर्टिंग बिफोर ईयर एंड, इसे क्या बोलते हैं? इंट्रीम। इसे क्या बोलते हैं? इंट्रीम। सर यहां तक समझ में आ गया। अब सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है? सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो वो वर्ड है जो आपको आता है सर, फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलेंगे। तो इसमें किस किस की रिपोर्टिंग होती है? सर वही पहला, दूसरा ऑफ पी एंड एल, और क्या आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस भी आजकल कंसोलिडेशन भी लिख गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बोलो नोट्स टू अकाउंट्स, बस। और जो भी एक्स वाई चीज चाहिए होंगी वो सब आ जाएगा। तो ये आपका फाइनेंस रिपोर्टिंग होता है। सर ये इंट्रीम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग जरूरी होती है करनी? बेटा कुछ कंपनियां जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको सबको साल के बीच में भी रिपोर्टिंग करनी होती है। उनकी रिपोर्टिंग का ईयर एंड तक इंतजार नहीं किया जाता। सर कोई एग्जांपल बताओ तो। सर सीधी सी बात है, जो भी आपके लिस्टेड कंपनियां होती हैं, लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बीएससी एनएससी वॉटेवर, तो उन सबको अपने अकाउंट्स को क्वार्टरली बेसिस पे, नियम है क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिपोर्टिंग उनको शेयर होल्डर को देनी होती है। अब क्वार्टरली रिपोर्टिंग में क्या देंगे भाई? जो पूरे साल में दे रहे थे, जब वो क्या किस में दे रहे थे? पूरे साल में दे रहे थे, वो अब किस में दे देंगे? वो क्वार्टर के अंदर दे देंगे। सर ये सभी को जरूरी होती नहीं, सभी कंपनी को जरूरी नहीं है, जिनको बोल रखा है उन्हीं के लिए ही जरूरी है। ठीक है जी सर, बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है अपने? कौन सा लागू होएगा? मान लो 23-24। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हमारा 1/4/2023 टू 31/3/2024 तक साल है। तो आज तक तो हमने एक साल अकाउंट्स बनाए। अब मैं अगर अकाउंट्स इस तरीके से बनाऊं, एक साल, 2 साल, ऐसे 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। अब हमको पूरे साल की रिपोर्टिंग तो करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी पे AS25 लागू होता है, किसी को इंट्रीम रिपोर्टिंग करनी है तो उसको ईयर एंड रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। वो तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव थोड़ी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, उसके एडिशन में इसको क्वार्टर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, ये आपका Q3 हो गया और Q4 हो गया। बात समझ में आई सर? और इन चारों क्वार्टर की इसको क्या बनानी पड़ेगी? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, बोलो समझ में आया क्या सर? यही तो ये है, खाली कंप्लीट कर लो इसको फिर आगे चलते हैं। अब लिखो मीनिंग ऑफ इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे आज से इसको मैं IFR बोल दूं क्या? ठीक है, देखो इट मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्ट containing either complete set of financial statement either containing either complete set of financial statement or a set of condensed financial statement for a interim period for interim period। ठीक है जी, पहला पॉइंट समझ में आ गया। लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो कंटेंट इंक्लूड इन IFR। सर IFR में क्या क्या इंक्लूड होगा? सर वही तो इंक्लूड होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिक। सर अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट क्या आएगा आपका? बैलेंस शीट। सेकंड क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ, क्या नाम है उसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द फोर्थ नोट्स टू अकाउंट्स। लो जी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। चलो तीसरी बात, तीसरा पॉइंट लिखने से पहले कुछ बातें करते हैं। अथर्व एक बात बता, आज कौन सी नहीं है? मोहित नहीं है वापिस आज? ठीक है, अथर्व एक बात बता, आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई है? हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कौन कौन से कॉलम बनाते हैं? पर्टिकुलर, नोट्स, वेरी गुड, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये बनाते हैं। ये तो मैं पिछले साल बना चुका ना, क्या जरूरत है इसकी? सीधा करंट ईयर बना लेना यार, कंपेयर करने के लिए। कोई भी अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाए, शेयर होल्डर्स उनको देखें, समझें, सोचें और फिर अपना डिसीजन लें कि मुझे इस कंपनी में रहना है कि नहीं रहना, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, क्या कंपनी को और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है कि नहीं है, हमें इन डायरेक्टर्स को कंपनी संभलवा रखी है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है कि नहीं है। तो ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी भाई? जब हम कंपेरिजन करेंगे। मैं बोलूं इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए है, बोलो अच्छी कंपनी की बुरी कंपनी है? अच्छा 5,000 करोड़ अच्छी है। कल आईटीसी कंपनी है, कल आईटीसी कंपनी ने खूब ढंग से टर्नओवर दिया है, कल 2% शेयर गिर गया था, आज 1% गिर गया। क्यों भाई? क्योंकि उसने पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस खराब थी। आप समझना मेरी बात, कोई भी कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू होती है वो उसकी करंट पोजीशन के बेसिस पे होती है। तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन सुधरती है वैसे से उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जैसे से उसकी वैल्यू पोजीशन गिरती है तो उसकी वैल्यू भी गिरती है। बात समझ में मैंने क्या बोला? तो इसीलिए प्रीवियस ईयर होता है ताकि वो कंपैरिजन कर सके कि वो चीज अच्छी है कि नहीं है।
तो जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी एक करंट क्वार्टर या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड की डिटेल्स जाती हैं और साथ में एक पिछले कुछ पीरियड की डिटेल भी जाती है ताकि वो कंपैरिजन इजीली हो सके। बात समझ में आई मैं क्या बोलने वाला हूं? ठीक है, तो लिखो पीरियड, लिखो पीरियड विच इज इंक्लूडेड इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, चलो 3 कॉलम बना लो। पहला पर्टिकुलर, दूसरा करंट पीरियड, पर्टिकुलर छोटा बनाना भी, पर्टिकुलर छोटा बनाना इसमें, करंट पीरियड और कंपैरेटिव पीरियड। कंपैरेटिव पीरियड, लो जी, बात समझ में आई? कंपैरेटिव पीरियड, कंपैरेटिव पीरियड, ये कंपैरेटिव पीरियड एक्चुअल में आपके कैश फ्लो, पी एंड एल और बैलेंस शीट के लिए अलग अलग बोल रखा है इन्होंने, इसलिए हमने कंपैरेटिव पीरियड लिख दिया, प्रीवियस पीरियड नहीं बोला। एक एक चीज समझे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो इतने इजी है इस चैप्टर के, मैं क्या बताऊं, मतलब 11th का बच्चा भी कर ले। क्या बात कर रहे हो, 11th का बच्चा कर ले, मतलब शिव भी कर ले, की बात हो गई, ठीक है ना। सीरियसली थ्योरी लिखनी हो तो लिखनी पड़ेगी, इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखे। करंट पीरियड में क्या क्या आएगा, लिखो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, अंडरलाइन करना, करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, टू डेट, ठीक है। अब देखो यहां लिखो तो मैं कंपेरेबल, कंपेरेबल ईयर टू डेट, टू डेट ऑफ immediately preceding financial year, ठीक है। कंपेरेबल ईयर टू डेट, अगेन अंडरलाइन टू डेट, immediately preceding the financial year, immediately preceding the financial year। करें स्टार्ट, एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी कुछ मत करना, आप लिखना, एग्जाम्पल लास्ट में लिख लेना भी प्लीज, ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा लागू होता है आपके, 23-24, तो 23-24 को मैं बोल सकता हूं 1/4/23 टू 31/3/24, ठीक है। मुझे इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग करनी है, इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग करनी है क्वार्टर 2 की, क्वार्टर 2 की रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। क्वार्टर 2 का मतलब क्या हुआ, 1/6/2023 टू, मतलब 1 जून 2023 टू 30 सितंबर 2023, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। ओके है सर, लोग खेल का आनंद में क्या बोलने वाला हूं, यहां तक ओके है? ओके सर। कॉलम अगर हम बात करें तो एक तो अपना पर्टिकुलर हो गया, सॉरी 170, ओके ठीक है। पर्टिकुलर हो गया, दूसरा कॉलम किसका होगा, करंट ईयर का या करंट पीरियड का, और तीसरा कंपेरेबल पीरियड का। थोड़ा सा भारी है, आराम से। ये बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम करंट पीरियड का कौन सा डाटा दिखाएंगे, आराम से सोच समझ के बताना। पढ़ो लाइन को, पढ़ो जो थ्योरी में लिखा है वो।
वेरी गुड। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मतलब स्टार्टिंग से लेकर जिस क्वार्टर का बता रहे उस क्वार्टर तक कितना कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा आपका आंसर 1423 टू 30 सितंबर 2023। और कंपेरेबल में क्या आएगा, ये आएगा 1422 टू, सिर्फ क्वार्टर का बना रहे हो पूरे साल का क्यों भाई, ठीक है। इसने बोला है कि भी इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट में कुछ और लेगा। कंपैरिजन देखो भी, क्वार्टरली कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन क्वार्टरली का इंपैक्ट उस कैश फ्लो में पड़ रहा है, समझना, क्वार्टरली का इंपैक्ट उस कैश फ्लो स्टेटमेंट पड़ रहा है, बनाना हमें पूरे 6 महीने का। ऐसे बैलेंस शीट में कुछ हो रहा है, क्या आएगा, लिखो सेकंड बैलेंस शीट, लिखो सेकंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लिखो एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, ठीक है। तो करंट इंटरिम पीरियड को अंडरलाइन कर लो। अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहां क्या आने वाला है इस क्वेश्चन में, 30 सितंबर, ठीक है, लिखो। अब इसके अंदर कंपेरेबल किससे करेंगे, एंड ऑफ इमीडिएट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आराम से अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं तो बैलेंस शीट में क्या लिख सकता हूं, यहां तो आएगा, यहां एक ही तारीख आएगी, एंड बोला है तो बैलेंस शीट एक दिन बनती है, वो पूरे साल का नहीं बनता, एक दिन, इस दिन क्या सिचुएशन है, तो ये आएगा यहां पर 39/2000। और यहां क्या आएगा, ये आएगा, पढ़ो एक बार आराम से, अब ये लिख रखा है क्या, है ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो कोई दिक्कत हो तो इसके अंदर। फाइनेंशियल पोजीशन में तो 2 दिन का कंपैरिजन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो कंपैरिजन में दिक्कत आएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इन दोनों का कंपेयर करता हूं तो गलत है, क्योंकि उसमें सीजनल बिजनेस भी हो सकता है। सीजनल मतलब कि कोई बिजनेस अप्रैल मई जून में अच्छा चले और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च से, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में उसके सीजन नहीं है तो सेल कम होगी और ज्यादा होगी, तो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में कंपेयर हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ, आप समझो मेरी बात, एक डाटा दूसरी डेट तक गया तो उसमें किसका इंपैक्ट पड़ा, उसमें मेन इंपैक्ट पड़ा उस 3 महीने का प्रॉफिट का या 3 महीने का कैश फ्लो का, खाली उसके अलावा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो बैलेंस शीट में कंपैरिजन हो सकता है। बैलेंस शीट तो आप आज बनाकर 2 दिन बाद भी बनाओ तो उसमें इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बाकी सब चीजें लगभग सेम होनी है, भी प्रॉफिट कितना कमाया उसकी वजह से ही तो फर्क पड़ेगा खाली। तो बैलेंस शीट में हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, अगर यही डेट सेम लाइन अगर मैं पेंटर के लिए लिखता हूं, अगर यही सेम लाइन मैं पेंटर के लिए लिखता हूं तो मैं गलत होऊंगा, कि पेंटर में तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वहां तो सीजनल बिजनेस होता है। कुछ बिजनेस है वो दिवाली पे अच्छे चलते हैं भाई, कुछ श्राद्धों में अच्छे चलते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग बिजनेस होते हैं, ठीक है जी। चलो, नहीं बेटा कहेंगे नहीं, मैं खाली बना रहा हूं इस दिन दोनों का, ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए हम लिख रहे हैं। लिखो थर्ड स्टेटमेंट ऑफ पेंडल, लिखो थर्ड स्टेटमेंट ऑफ पेंडल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो। इसमें देखो क्या लिख रखा है, करंट इंट्रीम current interim period and current interim period and cumulative cumulatively for the date, for the year to date। इसमें लिखो कंपेरेबल, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड
interim period and year to date of immediately preceding financial year. Preceding financial year. Preceding financial year. चलो, काम का क्या है सुनो एक बार. इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है पिछले 12 मंथ, पिछले 12 महीने. जिस दिन इसमें बोला है एक तो इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड लो, उसके अलावा कम्युलेटिव फॉर द ईयर टू डेट. ईयर टू डेट मतलब उस दिन तक, उस दिन तक. जैसे किसी को समझना चाहे तो वैसे समझ सकते हैं. इसमें बाद में लिख लेंगे. मेरा क्वार्टर है 1/7/23, 1/7/23 टू 39/23, ये मेरा है. तो इसने क्या बोला? ईयर टू डेट कौन सी? जिस दिन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिस दिन से बनाना स्टार्ट करें उससे पिछला. तो बोला इससे एक तो ये वाला पीरियड लो और एक ये वाला पीरियड लो. टोटल 12 महीने आने चाहिए. तो एक तो 3 महीने तो ये लिए जाएंगे और 9 महीने ये लिए जाएंगे. तब पूरे 12 महीने का प्रॉफिट आइडेंटिफाई हो जाएगा. कितना हो गया? 12 मंथ्स. ये बोला है इसने. देखो वापस पढ़ो क्या लिख रहा है. देखो, करंट इंटरिम पीरियड 3 मंथ्स एंड क्यूमुलेटिव फॉर द पीरियड टू डेट, क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट. ठीक है. जिस दिन हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आईएफआर बना रहे हैं, उससे पिछला क्यूमुलेटिव पीरियड, ताकि वो टोटल 12 मंथ्स हो जाए. तो यहां पर इसको मैं लिखना चाहूं तो पीएनएल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लिख सकता हूं मैं. कब से कब तक? आराम से समझना. एक तो 1/10/22 टू 30/6/23 प्लस 1/7/23 टू 39/23. ठीक है. और इसको अगर ओवरऑल लिखना चाहो तो लिख सकता हूं मैं 1/10/12 टू 39/23. ठीक है. और इसकी बात करूं तो कंपेरिजेबल में क्या आएगा? एक तो पिछले 9 महीने, तो इसको मैं सीधा लिख दूं 1/10/21 टू 30/9/22. ठीक है. ये देखो जब आप प्रैक्टिकली जाओगे ना, जब आर्टिकलशिप करने जाओगे तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली करनी मिलेगी, तब इसमें मजा आएगा. और ये मेरे खाली थ्योरेटिकली दे रखा है यहाँ पर कि ये ऐसा क्यों है. ठीक है ना. बस खत्म बात. ठीक है. तो वो लिख लिया ऊपर वाला, लिख लिया ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. तो नीचे वाला लिख लो फटाफट से एग्जाम्पल के रूप में.
हो गया? नहीं हुआ? फटाफट करो। है? ठीक है जी। चलो, ये 4 क्वार्टर है। अरे गाइस, ये 4 क्वार्टर है। अपन अपने सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे थे। तो ये दुकान अपने पंसारी जी की है। मतलब चमक आ जाती है कि तुम हर्ष पंसारी। इनके सीजन का समय बेटा शिव, अकेले बैठना कल से, एकदम अकेले बैठाऊंगा उस कोने में, इसके कानों में मत घुसे। हाँ, चलो। हर्ष पंसारी के सेकंड सीजन, सेकंड जो क्वार्टर होता है वो बेस्ट क्वार्टर होता है पूरे साल में। मतलब इस वक्त इनकी इतनी सेल होती है जितनी इनकी सेल बाकी 3 क्वार्टर में नहीं होती। अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें, इनके 200 करोड़ का माल बिकता है, तो इसमें से लगभग ना 120 करोड़ का तो कम से सेकंड क्वार्टर में बिक जाता है। ठीक है, और बाकी बचे 80 करोड़ जो आपस में 3 क्वार्टर अपना अपना बांट लेते हैं छोटा छोटा सा। तो इसमें इनकी रेवेन्यू होती है, कितनी होती है? 120 करोड़। ठीक है। अब पंसारी की क्या ओपिनियन है? पंसारी बोलता है यार कि सर हमारा फोर्थ क्वार्टर बहुत फीका फीका जाता है, 10 करोड़ 15 करोड़ की टर्नओवर होता है, तो अच्छा नहीं लगता कि सेकंड क्वार्टर में तो 120 करोड़ का टर्नओवर हुआ और थर्ड फोर्थ क्वार्टर में कितना टर्नओवर हुआ? मात्र 15 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो पंसारी ने इलाज निकाला कि इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करूं। तो अथर्व, पंसारी ने पता क्या बोला? पंसारी ने बोला सर एक काम करें क्या, अगर आप बोलो तो, कि क्वार्टरली तो कर रहे हैं, इसमें से ना मैं 40 करोड़ निकाल लेता हूं और इसमें 40 करोड़ जोड़ देता हूं। मतलब मैं जब सेकंड क्वार्टर की रिपोर्टिंग करूं तो एक काम करता हूं, मैं खाली कितना दिखा दूं? 80 करोड़ दिखा दूं, और यहां कितना दिखा दूं? 50 करोड़ दिखा दूं। कैसा पंसारी कर सकता है? क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको जो सही हो दिखाओ ना यार, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ही कर रहा हूं मैं सर। आपके मन में आप कुछ दिखा दोगे, फिर इंप्रूव फाइनेंस रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? तो भाई आप देखो, पीएनडल के अंदर मैं केवल सेकंड क्वार्टर नहीं ले रहा हूं, इसीलिए अब सुनना मेरी बात, ऐसा क्यों? मैं पीएनडल में पिछले पूरे 12 महीने ले रहा हूं।
तो उसमें तो ऑटोमेटिकली वो जो फोर्थ क्वार्टर वो बाय डिफॉल्ट हो गया ना, फिर उसको कंपैरिजन ये नहीं बोल सकते सर वो क्वार्टर तो आपका खराब था और वो क्वार्टर सही था। क्यों? क्योंकि आप जब P&L का क्वार्टरली इंट्रीम बना रहे हो तो उसके अंदर पिछले 12 महीने पूरे काउंट कर रहे हो, इसीलिए इंट्रीम में पूरे 12 महीने काउंट होते हैं, ताकि कोई भी शेयर होल्डर उसको देखकर मिसकम्युनिकेट नहीं हो जाए कि सर पिछली बार तो इसने 10 करोड़ का माल बेचा था, वाह 120 करोड़, वाह कितनी ग्रोथ कर रहा, लो खरीदो 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 शेयर्स। समझ आया मेरी बात, क्या बोल रहा हूं? तो बेटा मैं बोल सकता हूं कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है वो इसे कैसे दिखाने चाहिए? एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस बोल दो या ड्यू बेसिस बोल दो, बोलो समझ में आई कहानी? लिखो अगला पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस are disclosed on accrual basis, on accrual basis that mean recognition of, that mean recognition of revenue, that mean recognition of revenue and expense underline should not be postponed, underline should not be postponed, उसको पोस्टपोन्ड नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया, यही पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे कि इसको पोस्टपोन कर सकते नहीं कर सकते, वो सब बताऊंगा। अब इसमें एक लाइन लिख रखी है, वो थ्योरेटिकल लाइन है, उसको मैं प्रैक्टिकल करते हुए कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है ना? क्यों कंसिडर नहीं करूंगा? मेरे मॉड्यूल में ये बोल रखा है कि सब ये मान रहे हैं सब सही है। अच्छा क्या बात है वो सुनो। एक बंदा है, पंसारी का स्टाफ है, शिव उसका स्टाफ है, शिव से 5 लाख रुपए महीना लेता है सैलरी के। ठीक है, हाँ शिव 5 लाख रुपए महीना सैलरी लेता है। ठीक है, तो इसको मंथली सैलरी मिलती है 5 लाख पर मंथ। ठीक है, अब पंसारी ने क्या बोला? पंसारी ने बोला कि सर जो थर्ड क्वार्टर है उसमें भी मैं शिव का एक्सपेंस 15 लाख मानूं और फोर्थ क्वार्टर में भी एक्सपेंस कितना मानूं? 15 लाख मानूं, तो जेन्युइन नहीं है भाई। ये मैनेजमेंट संभालता, मार्केटिंग संभालता है, क्या संभालता है? मार्केटिंग संभालता है। तो एक काम करो, इसका एक्सपेंस आप क्या कर दो? पोस्टपोन कर दो। मतलब पोस्टपोन का मतलब सेकंड क्वार्टर में नहीं दिखा के किसमें दिखाओ? फोर्थ क्वार्टर में दिखाओ। पहली बात तो ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसको कमीशन नहीं मिल रहा। अगर कमीशन मिलता तो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या आता? सेकंड क्वार्टर में ही आ जाता, या फिर तो यहां पर इसको हमें क्या बोलते हैं? इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, हमें ऑब्वियसली कैसे दिखाना चाहिए? ड्यू बेसिस पे दिखाना चाहिए। लेकिन एक लाइन लिखी गई है, ठीक है, वो क्या लिख रही है इसको लिखो फिर समझते हैं। लिखो हाउएवर deferment of expense is possible if it is appropriate to defer some costs, some expenses लिख लो। इन्होंने लिखते हैं इफ अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट हो तो ये अप्रोप्रिएट कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब मेरे का क्वेश्चन में बोलता है कि अप्रोप्रिएट है तो बात अलग है, अदरवाइज मैं मानूंगा कि नहीं, हमें एक्सपेंस कैसे लिखना चाहिए? जो जेन्युइन है वही लिखने चाहिए। एक वर्ड होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या वर्ड का नाम है? अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे कि लीफो याद है? तो पंसारी जी कभी बोलते हैं साहब मैं तो फर्स्ट क्वार्टर में तो फीफो लूंगा, सेकंड क्वार्टर में एक काम करता हूं वैम ले लेता हूं। लेना चाहिए क्या? कंसिस्टेंट यार, लिख लो यार, लिखो अकाउंटिंग पॉलिसी
should be consistently follow. Accounting policy should be consistently follow. Accounting policy should be consistently follow during preparation of interim financing reporting. Interim financing reporting. Interim financing reporting. However, if there is any change, in accounting policy, भाई हमने तो ड्यूरिंग द ईयर तो चेंज हो सकती है, अगर बहुत जेन्युइन चेंज हो जाए तो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में फीफो लीफो वेटेड सिंपल बच गया वो भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं। फीफो लिया फिर दूसरे क्वार्टर में वैम हो गया, तो अब तो वैम चलना चाहिए ना, तो पहले क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में तो चेंज हो गया ना, तो ऐसा पॉसिबल है। क्या लिखा है? हाउएवर इफ देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी देन द डिस्क्रिप्शन of the nature and fact should be disclosed. चलो बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये सब चीजें सिंपल चीजें लिखा रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया है। नया खाली वो टेबल बनवाई थी वो नहीं है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। अब ये क्वेश्चंस करोगे तो बोलोगे सर ये क्वेश्चंस तो मतलब क्या क्वेश्चन है ये, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ पंसारी मैं क्या बताऊं, समझ जा दो एकदम, ठीक है? समझ एकदम। क्या हो गया ऐसे क्यों? चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग include all the material items. प्रीति मटेरियल आइटम्स क्या होते हैं? ठीक है, आगे एकदम सही बोला, आगे फिर तो any item or group of item which may influence economic decision of any person or group of person. नहीं सही बोल रही एकदम, ठीक है? तो मटेरियल आइटम्स सारी कवर होनी चाहिए, छोटा मोटा खर्चा नहीं भी कवर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है जी। चलो यहां तक समझ में आ गई बात, लिखो। तू कहां से बीच में आ गया रे? तुम्हारा इंडिया टूट गया यार, ये राहुल गांधी याद देख के याद आया मेरे को, सब हट गया इसमें से। हाँ टूट गया ना, टूट गया तो नीतीश को अलग हो ही गया, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं ममता ताई अलग हो गई, ममता जी अलग हो गई, बचा कौन अब? ठीक है, केजरीवाल ने बोल ही दिया कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे, अब अथर्व बोलेगा सर इसमें भी मोदी जी की राजनीति है। छेड़ रहा हूँ तेरे को, छेड़ रहा हूँ तेरे को, ठीक है ना? हाँ तो अब क्या करे बताओ, काम ढंग से लड़ ही नहीं सकते तो बताओ क्या करे चीज। अब ठीक है, और अच्छा ये एक्चुअली रीजन भी सही है इनका कि इन्होंने ममता ममता बोलती है फिर केजरीवाल जी बोलते हैं 88 तो इस कांग्रेस को हटाया है। भाई हमने किसके वोट लिए? हमने कांग्रेस के वोट लिए, हमने बीजेपी के वोट नहीं लिए। कल अगर इसको मिलाएंगे तो वापस वोट स्विच होने का डर रहता है। तो बहुत से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं राजनीति के अंदर, इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। आपको राजनीति करने के लिए भी राजनीति करनी पड़ती है। चलो अपनी डिस्कस करेंगे, चलो आज अपने काम पे आते हैं, करें स्टार्ट। हाँ मेरी यार अब बढ़ जाएगा, मैं सोचता तो नहीं खोले, ठीक है? हाँ हाँ
ठीक है, ये Q1 खत्म हो जाएगा, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, पंसारी ने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन समझते, एस्टिमेट है ना, प्रोविजन बनाया कि मुझे इस साल 2 करोड़ का नुकसान हो सकता है, पैसे डूब सकते हैं 2 करोड़। गलत नहीं किया, ठीक है। Q2 में गया तो इसको लगा नहीं यार, Q2 में गया तो इसको लगा नहीं यार, क्योंकि प्रोविजन तो एस्टिमेट बेसिस पे होता है ना, नहीं यार मैंने जितना सोचा था उतना नहीं डूबेगा, उतना नहीं डूबेगा, और मुझे अब मेरा प्रोविजन कितना बनाना चाहिए टोटल सेकंड क्वार्टर तक, एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर, बैलेंस शीट है ना, सेकंड क्वार्टर तक मुझे प्रोविजन खाली कितना बनाना चाहिए, रिक्वायर ओनली 1.5 करोड़। तुमने पहले 2 करोड़ बना लिया था, अब तुम्हें लगता नहीं यार 1.5 करोड़ ही बनाना चाहिए, तो क्या ये सेकंड क्वार्टर में प्रोविजन रिवर्स कर सकता है क्या? कर सकता है, इसमें क्या नई बात बता रहे हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। देखो, अलाउ टू रिवर्स एस्टिमेट, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, लिख लो अगला पॉइंट, चेंज इन एस्टिमेट, देखो चेंज इन एस्टिमेट, नहीं तो नाराज नहीं करेंगे, फिर टेंशन मत ले। चेंज इन एस्टिमेट इज पॉसिबल इन नेक्स्ट इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, इन नेक्स्ट इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग। अब बना ले ऐसा कैसा, ये दांत निकालते रहेंगे अपन, बना ले। लेकिन सारे ऐसे थे ना, एक थोड़ी ऐसा था। किसके है, किसके, शिव के, जिसका कोई ना आदि ना अंत है, जो अनंत है, संतों में संत है, वही तो शिव है। ओके, ठीक है, एक लाइन लिखाता हूँ बहुत प्यारी, जी राजी हो जाएगा पक्की बात, सोनम का भी हो जाएगा, चेहरे मुरझाए हुए चेहरे पे खुशी आ जाएगी पक्की बात। लिखो, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, चैप्टर खत्म हो गया मतलब, द प्रेजेंटेशन हो गया ना खुश, है ना, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेटा ज़्यादा हंसते तो पागल लगते हैं, तो लिमिटेड अच्छे लगते हैं ना। हाँ, द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ AS25 is only applicable on those entity which prepare interim financing reporting, which prepare accounts, which prepare interim reporting as per AS25। क्या लिखा दिया मैंने,
प्रिपेयर IFR, ऐसे लिख दो, हु प्रिपेयर, ऐसे लिख दो, हु प्रिपेयर IFR। डन, डन। मॉड्यूल लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पक्का, दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं, ठीक, और करूं, ठीक है जी, चलो। सिंसियर कॉर्पोरेशंस इज डीलिंग ए सीजनल प्रोडक्ट। अब देखो ये पंसारी का प्रोडक्ट बिजनेस आ गया, सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। सेल्स पैटर्न फॉर द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलोज। फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मली 10% माल बेचते हैं, सेकंड क्वार्टर में 10%, थर्ड क्वार्टर भयानक जाता है, क्यों भाई, दिवाली वगैरह आती होगी इसमें, ठीक है, और फोर्थ क्वार्टर में 20%, ओके। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर मुझे किसकी दे रही है, फर्स्ट क्वार्टर की, एंडिंग 30 जून 2011 इज एज फॉलोज। फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअल में सेल्स हुई 80 करोड़ की, सैलरी 60 करोड़, एडवर्टाइजमेंट 4 करोड़ एंड एडमिन एक्सपेंस 8 करोड़, ओके, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग, आराम से सुनना, आराम से शांति से, वाइल, हाँ, प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंस रिपोर्ट फॉर फाइनेंस फर्स्ट क्वार्टर, सिंसियर कॉर्पोरेशन वांट टू डिफर। पहली बात, मैं आगे वाला पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ उससे पहले मुझे पता है कि ये सारा मुझे फर्स्ट क्वार्टर में दिखाना है ड्यू बेसिस पर, खत्म बात। अब इसने लिख के रखा है, वांट टू डिफर 10 करोड़ एक्सपेंडिचर टू द थर्ड क्वार्टर ऑन द आर्ग्यूमेंट, मैं थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट करना चाहता हूं, ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट थर्ड क्वार्टर ही इज हैविंग मोर सेल्स। अच्छा, देयरफॉर द थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंडिचर कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस एंड द एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू ऑल क्वार्टर्स, ठीक है। सीजनेबल नेचर, बिजनेस सीजनेबल नेचर है, ठीक है, और खर्चे पूरे साल इक्वल इक्वल लगते हैं। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एज पर AS 25 एंड ऑल्सो द कमेंट ऑफ द कंपनी ऑन द व्यू। तो पहली बात तो कंपनी का व्यू गंदा है, नालायक है वो, नहीं, हमें इसको पूरे फर्स्ट क्वार्टर में दिखाना चाहिए। ये तो वो लिखो, दो इसका आंसर लिखो, लिखो एज पर AS 25, एज पर AS 25। अब तो करना तो इतना आसान है पंसरी, 80 माइनस 60 माइनस 4 माइनस 60 हो गया आंसर, लेकिन कुछ चंद लाइनें, हाँ, एज पर AS 25 इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, state that all the expenses and income, state that all the expenses and income should be recognized on accrual basis, should be recognized on accrual basis. That mean decision of company to postpone expense is not correct, postpone of expenses is not correct, so correct profit, इसने पूछा क्या है, so correct profit of first quarter is बना लो पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम टेबुलर फॉर्म में, बना ली, करो, सेल्स ऊपर इनक्लूड कर देना अभी, लिखो सेल्स 80, लेस सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस।
निकाल दो प्रॉफिट जो भी है वो। 8 का आना चाहिए प्रॉफिट। अच्छा सॉरी, आपके इसको ओके सॉरी, एकदम सॉरी। चलो हो गया ना। इलस्ट्रेशन 2 में आओ, पढ़े। अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ऑन 30 सितंबर 2011। जब देखो, पहली बात तो अजीब सा इंसान है ये। अकाउंट्स अजीब सा, 30 सितंबर को अकाउंट्स क्लोज कर रहा है यार। भाई मेरे इंडिया में तो मैंने तो देखा नहीं आज के दिन में, हालांकि कुछ करते होंगे मुझे मतलब नहीं है। भाई फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च होता है यार। कुछ कोई हैप्पी बर्थडे बनाए तो 31 दिसंबर कर ले, और क्या है। इसके अलावा नहीं होता, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन महाराज है। हाँ, 30 सितंबर 2001, ठीक है। इट मेक इट्स रिपोर्ट क्वार्टरली, ये रिपोर्ट क्वार्टरली बनाता है। हाउ एवर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। टैक्स पर्पज के लिए अपने ईयर एंड कब करता है? 31 मार्च। इसके पास क्या है, मैनुअल पावर बहुत सारी है। इसका लेबर स्टाफ ठाला बैठा रहता है, तो इसी में लगा रहता है। कोई 30 सितंबर को बना रहा है, कोई 31 मार्च को बना रहा है। ओके, फॉर द अकाउंटिंग ईयर 1/10/10 1/10/2000 टू 39/2011 या 1, कितने हो गए? 12 महीने हो गए, ठीक है। द क्वार्टरली इनकम, इसकी क्वार्टरली इनकम कितनी है? फर्स्ट क्वार्टर की 200 करोड़ है, सेकंड क्वार्टर की भी 200 करोड़ है, तीसरे क्वार्टर की भी 200 करोड़ है, फोर्थ क्वार्टर की भी 200 करोड़ है। भगवान भला करे इसका, ठीक है। एवरेज एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 या 1 ले यार, तो चुक चुक रहता हूँ इसमें हमेशा। 2001 तो कितनी है? 20% है। एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 2 इज 30%। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर का कितना कितना एक्सपेंस होगा, बताने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं सीधा लिख ही देता हूं। थैंक यू सर, हो गया। जो भी है, 240 क्या करेगा इससे पूछा थोड़ी, चारों का जोड़ो लगा, इतना भी नहीं पूछा इसने तो। घर पे कर लेना यार प्लीज, मैं नहीं करा पाऊंगा। छवि होती हम भी नहीं कर पाएंगे। नालायक। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं नहीं कराऊंगा, पहले खुद बताओगे। एकदम सिंपल पेंडल बनाना है, ये एक बात ध्यान रखना, हम सिंपल पेंडल बना रहे हो, 3 महीने के बना रहे हैं, इतनी सी बात है। बोल दो अपने आंसर्स कितने हैं। इसमें कोई कैलकुलेटर चाहिए दबाओली, बोल सभी, जितना जल्दी बोलो जल्दी फ्री करेंगे। रूल्स आर रूल्स। अपने आंसर बताओ। आपने 6 लाख 26। सुनो मैम, बता दो आपका सही है, जो बता रहे एकदम सही है आप। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे क्या, मैं नहीं बता रहा, मैं भी नहीं बता रहा। बोल सही है, तो जो सोच रही एकदम सही आंसर है वो, पक्का सही है। ब्रांड दे बेटा, बहुत ही खराब होता है। बोलो सर, जलन साहब बोलो, है ही नहीं। कैसे गौरव 26।
को हाँ, वो तो सही है सब कुछ। अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? कंफ्यूज करने के लिए। चलो, मुझे थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट दिया हुआ 720 का। ओके, ठीक है। मुझे थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट निकालना आफ्टर कंसिडरिंग बैड डेब्ट 40,000 इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हुआ 40,000 रुपए का खर्चा। 50% ऑफ बैड डेब्ट्स हैव टू बी डिफर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। मैंने क्या किया, एक्चुअल में जब IFR बनाया तो मैंने 20,000 ही माइनस किया। 20,000 ही तो माइनस किया, क्यों? मेरे को 40 माइनस करना चाहिए था, 20 किया, अब कर दो। ठीक है। अब अगला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 कौन से क्वार्टर में दिखाएंगे? जिस क्वार्टर का होगा। ठीक है, इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होएगा इसका। क्यों होएगा भाई? थर्ड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर में दिखा दिया, बात खत्म। अगला क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ चेंज इन ऑफ डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग दैट 45,000 इज चार्ज इन थर्ड क्वार्टर। कौन एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से क्वार्टर में लगा? थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में चार्ज कर दिया, ओके ना, खत्म बात। आंसर कितना आएगा? क्यों नहीं बताया बंसारी? नोट लिखने के लिए। अरे आपका 6:35 कहां से लाए मैडम आप? ड्यूरिंग द ईयर नहीं, 50% कैरी फॉरवर्ड किया ना खाली, बाकी तो करी थी ना भाई। 720 आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग पॉइंट्स है। मतलब लिखो, लिखो, आंसर कराता हूँ। लिखो, एज पर एस 25, एज पर एस 25 इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग state that state that all the expenses state that all the expenses and revenue should be recognized on accrual basis, on accrual basis. That mean they consider of the expense, they consider expense of the quarter, they consider expense of the quarter, they consider expense of the quarter, they consider expense of the quarter in which they actually incurred, जिसमें एक्चुअल में हुए उन्हें उसमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, लिखो अगली लाइन से, इन द सेम मैनर all extraordinary items are also consider in the quarter in which they actually incurred, लो जी, बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, ठीक है। अब लिखो सो, अब आंसर दिखा रहा हूं। सो देखो, फर्स्ट पॉइंट बैड डेब्ट्स, ये वो है जो हम टेक्स्ट में लास्ट में नोट नहीं लिखते क्या? वैसे मैं स्टार्टिंग में नोट लिखा रहा हूं, अब चाहो तो ये नोट लास्ट में लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बैड डेब्ट्स of rupees 40,000 are considered
इन क्वार्टर थर्ड। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी इज रॉन्ग, treatment of company is wrong to differ bad debts of rupees 20,000, bad debts of rupees 20,000। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस is belong to third quarter and recognized by company in the same quarter and recognized by the company in the same quarter and recognized by the company in the same quarter, so treatment is correct। So treatment is correct। थर्ड पॉइंट लिखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन of rupees 45,000 is belong to third quarter only, so treatment of company is correct। सीधा लिखा दिया, ठीक है जी। अब लिखो मेन चीज जो पंसारी को करनी है, लिखो स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट क्वार्टरली इनकम, लिखो नेट प्रॉफिट पर्टिकुलर मोटी फॉर्म में लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, वर्ड लिख दो ना, जो 12th में लिखते थे पार्टनरशिप में ना, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 7,20,000 लेस bad debts wrongly differ। इलिस्ट्रेशन 4 होमवर्क है, वो सेम ही है इलिस्ट्रेशन 4 कि वो एक खर्चे को कि पता नहीं क्या करना चाहता है उसके साथ। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 3 है, 9 का करूं, कितने बाकी रह गए, 9 का करूं। ऑन 30 जून 2001 अस्मिता लिमिटेड इनकर्ड 2 लाख नेट लॉस, बाप रे, फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट। हमने कोई भी सेगमेंट को डिस्पोज किया, खत्म किया, उससे नेट लॉस हो 2 लाख का। 30 जून को, ऑन 31 जुलाई company paid 60,000 for property tax assessed in the calendar year 2001। how the above transaction to be included in the determination of income of Asmita Limited for the 6-month interim financial ending 30 September। इसमें लिखना थ्योरी में आंसर, पंसारी बता दे भाई फटाफट से।
आराम से सोच ले, समझ ले, फिर बताना। सोच समझ के आंसर देना, और ये आंसर भी आपको अकाउंट्स के हिसाब से देना है। ये एएस तो मैंने आपको बताया था, खाली आपको बेसिक्स बता दिया होता क्या है। अगर ये क्वेश्चन तेरे पूरे साल का आता तो क्या होता, अब ये 6 महीने का है, ये मान ले बस खाली। मुझे नहीं पता, क्वेश्चन आपके सामने है। हम्म, इस क्वार्टर में कितना, वो तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। एक 6 महीने के क्वार्टर में कितना एक्सपेंस मानेंगे? कितना हुआ? 6 महीने के, 6 महीने का है ना इसमें इंट्रीम, उसमें कितना दिखाएंगे? पढ़ क्वेश्चन पूरा, सब पढ़ो आराम से। दीक्षा जी बोलिए ना प्लीज। प्रीति जी को साथ ले लीजिए, फिर बोल दीजिए। बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा तब तो, सर ये के बाद ये कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है। अंत तक पढ़ना, इस बंदी को ही पढ़ना। कर दो क्वेश्चन। बोल। डन, तुम दोनों। दीक्षा डन, नहीं बताएगी? इसमें सर ऐसा क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। छवि बोल। हाँ बेटा। मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, बोल। 2 लाख। हाँ बेटा, अथर। हम्म। हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ। आगे। 30 प्रीपेड मान लू क्या? 30 प्रीपेड मान लू क्या? हाँ, कितना मानू प्रीपेड? वेरी गुड, आंसर आ गया बेटा मेरा। सुनो, बच गया नहीं, आज तो मैं कैलकुलेटर खराब हो जाता। कहानी सुनो एक बार आराम से बेटा। मैं 30 सितंबर को क्वार्टर खत्म कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने का बनाना है। ये पागल इंसान है, पहली बात तो ये अजीब अजीब चीजें करता है। 30 सितंबर को क्वार्टर खत्म कर रहा है वो तो ठीक है, तो 30 सितंबर क्वार्टर खत्म कर रहा है तो मतलब इसका जो आईएफआर बनेगा ना, कब से कब तक बनेगा? 1/4/2001 से लेकर 30/9/2001 तक। ओके है। इसने नेट लॉस खाया 2 लाख का। कोई कम नहीं। ओके, ठीक है भाई, 2 लाख लॉस इसका है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो इश्यू।
नो इश्यू। बट इसने एक्सपेंस किया कितने का? 60,000 का इसका टैक्स है। ये टैक्स है किसका? 2001 का है। 120 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर से मेरे ये क्वार्टर 3 भाग में बट गया। कब से कब तक? एक कैलेंडर ईयर है, देखो कैलेंडर ईयर, एक एक 2001 टू 3/2001, 1/4/2001 टू 30/9/2001, और लास्ट वाला 1/10/2001 टू 31/12/2001। ओके, तो 60,000 पूरे साल का है। तो इसमें से इसका कितना हुआ? 30,000। इसका क्या हुआ? 15,000। और इसका कितना हुआ? बोल बेटा सोनम, क्यों नहीं आया आपको ये? मैं सॉरी, अब मैं कैलकुलेटर खराब। तो क्या मतलब हुआ बेटा? तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते खुद में? है दीक्षा? हाँ बेटा, हाथ देख लो, भेज दूंगा मैं ना। हाँ बोल बेटा, तू जा रहे यार। हाँ बोल बेटा, क्यों नहीं आया पहले? भाई सिंपल ही तो करना भाई। एक्चुअल में क्या, देखो ये अब तो हो गया सब, पढ़ाई करो तब भी अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हो तो 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। ये इस सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की कहानी नहीं है, ये आपकी यूनिवर्स की कहानी है। अगर आपको को क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर वैसे समझ में आ गया, और क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आए जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ते कैसे हैं? 30 जून स्मिता इनकम 2 लाख नेट लॉस, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ बैंक सेगमेंट। ऑल्सो 31 जुलाई कंपनी पेड 60,000 प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, फॉर द कैलेंडर ईयर। हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द नेट इनकम ऑफ 6 मंथ इंटरिम। बस हो गया, इतना पढ़ लेते हैं हम। तो फिर वो दिक्कत है ना बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये होएगा, ठीक है। अब करा दूं? पहले इसमें डायग्रामेटिक फॉर्म में करें तो एग्जाम में डायग्रामेटिक फॉर्म के मार्क्स नहीं मिलते हैं ना। कंसिडर एज एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ क्वार्टर नहीं ऑफ 6 मंथ, ठीक है, प्लस ₹15,000 इज ए प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर लूँ कि इसने फर्स्ट 3 मंथ में सही किया होगा, एंड ₹15,000 इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स। अरे केशव, क्यों नहीं आ रहे तेरा आंसर नालायक? बोल। ओके है, इसमें समझ गए कहानी? लिखा दूंगा तो लिखने लिख लेना, इसको लिख लो एक बार। डन।
हम्म हम्म डन, लिखा दो। एज पर एस 25 इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, as per AS 25 interim financing reporting state that all the revenue and expenses, वो income expense कुछ लिख दो उसमें, and all the revenue and expenses, all the revenue and expenses should be recognized, should be recognized on accrual basis, on accrual basis. लिखो नेक्स्ट लाइन में, डेट मीन इफ एनी एक्सपेंस, अब देखो आंसर का ही प्रोविजन लिखा रहा हूं, डेट मीन इफ एनी एक्सपेंस पेड इन ए क्वार्टर, paid in a particular quarter, comma, belong to full year, belong to full year, then it should be proportionate, then it should be proportionate. ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ एनी लॉस, ये देखो ये सेम ही चीज लिखा रहा हूं जितने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, इफ एनी लॉस incurred and belong to a particular quarter, then 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 it should be recognized, then it should be recognized in such interim period, in such interim period. कोई तकलीफ हो तो बोलो, मेरे को तो नहीं है, नहीं है ना, लिखो अब आंसर, लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन दिस केस, in this case company incurred, in this case company incurred net loss, net loss of rupees 2 lakh due to disposal of business segment on 30 June 2001, belong to quarter ended 3 September. So it's so it should be recorded, yes, it should be recognized in the same quarter. ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया, लिखो अब, सिंस ₹60,000, सेकंड पॉइंट लिखो या नेक्स्ट लाइन से लिख लो, की बात है, सिंस ₹60,000 प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, property tax payment relate to entire calendar year of 2001,
So it should be proportionate in the year. लिखो ₹30,000, ₹30,000 is belong to interim reporting period so consider as an expense. So consider as an expense on 30 September. ठीक है, अब लिखो आउट ऑफ बैलेंस 30,000, बैलेंस 30,000 कॉमा ₹15,000, ₹15,000 belong to January to March 2001. ऐसा ही तो है, January to March 2001 should be shown as payment of the outstanding amount payment of outstanding amount of previous year and ₹15,000 relate to quarter October 2001 to December 2001 would be reported as prepaid expense. चलो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इतना सारा लिखाने के बाद पता है सब समझ में आ गया, लेकिन पंसरे का दिमाग खराब हो गया, इतनी सारी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये मैक्सिमम है, समझ बात। आप ना एग्जाम में इतनी सारी पढ़ने वाला ना कुछ और अगले को, लेकिन जो पॉइंट्स चाहिए वो दिखने चाहिए इसके अंदर, बात ही है। लिखूंगा नहीं तो दिखेगा कैसे, बोल नालायक। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो लास्ट में लिखा है वो काम का है, ठीक है। तो इसमें प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर, ये 3 लाइन अंडरलाइन करके आ जाना, बाकी कुछ के लिखे आ जाना, गालियों को छोड़कर बाकी सब चलेगा, ठीक है ना। लेकिन लिख के आने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता कि मैं जितना लिखा रहा हूं तो इतना सारा लिखो, ये मैक्सिमम, अगर 5 में से 5 चीजें लिखो, अगले 4 4.5 देना चाहे तो उसकी इच्छा, ठीक है ना, ये अल्टीमेट है। गॉट इट। एक क्वेश्चन है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बड़े कर देते हैं इसको, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताना है। 30 सितंबर 2001 को पीबीटी दे रखा है 4 लाख, पीबीटी पीबीटी पीबीटी। अगर इसमें टैक्स अगर नीचे पॉइंट में होगा तो वो लेस करना पड़ेगा, अगर होगा तो, है ना। पीबीटी 4 लाख दे रखा है और ये एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। भी कर लूं,
सोच समझ के करना इसका आंसर भी। और भी गए नीचे कुछ? ओके, इतना ही है। मेरा तो आ गया आंसर। 4 लाख प्रॉफिट दे रखा है ना, 4 लाख से चालू करना है ना। बोल बोल। 11 प्रॉफिट है ना, लॉस आ रहा है? प्रॉफिट ना। गलत है, गलत है, गलत है। सेकंड इजी है, पढ़ अंग्रेजी, आंसर आ जाएगा ना। ये 15 लाख टोटल है, इसका 80% है। ऑब्वियसली देखो, 80% ऑफ सेल प्रमोशन एक्सपेंस ₹15 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द, हमने इनकर्ड 15 लाख किया, इसका 80% हमने फोर्थ क्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया। ये काट दूं? वेरी गुड, गलत है। क्यों? हे मेरे केशव बाबू, बोलो। दीक्षा का आंसर नहीं आया अभी तक। वेरी गुड। कितना? गलत है। बोल असर, बोल भी। 6 लाख प्लस का या माइनस का? प्लस का 6 लाख। वेरी गुड। सिंपल है यार, ये तो 4 लाख लिखा, उसमें कोई भारी नहीं है, वो 4 लाख प्रॉफिट है, वो सिंपल है, उसमें कोई भारी चीज नहीं है। ये 4 लाख का प्रॉफिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख का प्रॉफिट है, इसमें एडलेस करने हैं। करा दू कोई और है हिम्मत वाला? बोल सोनम।
बस चल जाई तेरी। बोल बोल। हाँ हम्म माइनस का कितना आ रहा है? चलो मैं कर देता हूँ। वेरी गुड, सही है, माइनस का 8 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सीरियसली वेरी गुड। ए भाई कराने से पहले बता दे, तीसरे पॉइंट का तूने क्या किया? कुछ नहीं होगा तीसरे पॉइंट का, हटो। कुछ नहीं होगा, सुनो, आओ मैं कराता हूँ। 4 लाख अपने हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर की, और थर्ड क्वार्टर लिखा हुआ है तो 3 महीने की, ठीक है ना। डिविडेंड इनकम 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। हमने 1 लाख ही रिकॉग्नाइज करी, 3 लाख और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्लस 3 लाख, ठीक है। 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ठीक है। 15 लाख इनकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर हैव बीन डिफर्ड इन द फोर्थ क्वार्टर। 15 का 80% हमने खर्चा नहीं लिखा, अब लिखूं तो अब लिखूंगा तो आएगा माइनस का 12 लाख। अब सुनो थर्ड पॉइंट। इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM विच रिजल्ट इन एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख, जिसकी वजह से 12 लाख का डेप्रिसिएशन और लगा। ये कौन से क्वार्टर का खर्चा होना चाहिए? थर्ड का होना चाहिए ना, ठीक है। अब तो पूरा क्यों नहीं पढ़ते? द एंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, द एंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर। खर्चा डेबिट होता है अंकल, थ्रो द शेयर ऑफ थर्ड क्वार्टर। इसने मैं ये जो 12 लाख का एक्सपेंस हुआ, ये कौन से क्वार्टर में हुआ? तो इसको हम प्रोपोर्शनेट करते हैं क्या? क्यों करते हैं? जो खर्चा, अगर खर्चा पूरे साल का होता तो प्रोपोर्शनेट करते हैं। इसमें ये कहां लिखा हुआ है खर्चा पूरे साल का है? कहां लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एक इसका 3 लाख है शेयर खाली। नहीं बांटना, ये जिस क्वार्टर का खर्चा है उसी क्वार्टर में लिखना है, जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखना है, ठीक है ना। तो इसका कुछ नहीं होगा बेटा। 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव इन थर्ड क्वार्टर वॉज इक्वली ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ क्वार्टर। 2 लाख का हुआ तो हमने 1 लाख का नहीं लिखा, तो अब लिख देते हैं 1 लाख का। फिफ्थ पॉइंट, cumulative loss resulting from change in method of valuation, inventory valuation was recognized in the third quarter of 3 lakh. Out of this 1 lakh relate to previous year. अब सुनो आराम से, cumulative loss कितना हुआ थर्ड क्वार्टर में? कितना? 3 लाख का। इसमें से आउट ऑफ दिस 1 लाख रिलेटेड टू प्रीवियस क्वार्टर। बोलो क्या करें? हैं आराम से पढ़ो वापस। क्यूमुलेटिव, हाँ, क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। यहां देखिए इसने लिख रखा है कि इसने रिकॉग्नाइज किया है 3 लाख इस क्वार्टर में, वहां था वो इनकर्ड किया, वो खर्चा था, इसने रिकॉग्नाइज कर दिया। आउट ऑफ विच 1 लाख इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, तो यहां पर इसको वापस ऐड कर देंगे। और लास्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टिंग 20 लाख का गेन हुआ और कंपनी हैज अपोर्शन दिस इक्वली इन द फोर्थ क्वार्टर। गलती करी कंपनी ने, इसमें खर्चा, इसको इनकम लिख दिया, गलत किया ना। अरे इसमें इनकम लिख दिया, गलत किया ना, तो माइनस। अब क्या फायदा, पहली बार में स्वाद होता है करने का असली। कितना आंसर आया देखो, 5 कैसे लाया? 20 को डिवाइड बाय 4। इस क्वार्टर में इसने ये इसको फर्स्ट क्वार्टर में करना चाहिए था, इसने थर्ड क्वार्टर में भी कर दिया 5 लाख। इनकम मान ली तो एक्सपेंस माइनस। कितना आंसर है देखो,
ये रहेगा, ठीक है। रुको रुको, तो 1 मिनट और। 10 में बेटा करना क्या, 1 मिनट खाली समझ लो खाली ना। द एंटरप्राइज रिपोर्ट क्वार्टरली एस्टिमेट एनुअल इनकम 10 लाख। ये क्वार्टरली रिपोर्ट करता है, उसमें एस्टिमेट किया कि इनकम कितनी बनेगी मेरी, 10 लाख की बनेगी। एनुअल टैक्स रेट फर्स्ट 5 लाख पर 30%, बैलेंस में 40%। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने किया उसमें टैक्स रेट इक्वल 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 थी, इसमें अलग अलग हो गई, ठीक है। एस्टिमेट, अब देखो क्वार्टरली इनकम आज 75,000, 250, 375 एंड 3 लाख, या एस्टिमेट बेसिस पे इसने इनकम निकाल ली। अब बात ये है कि इसमें मैं क्वार्टर वाइज टैक्स नहीं निकाल सकता, तो ये तो ना इंसाफी हो जाएगी कि फर्स्ट क्वार्टर में तो टैक्स लग नहीं रहा, क्योंकि इस पे मान लो अगर मान लो स्लैब की बात करूं, हमारे यहाँ 250 टैक्स नहीं लगता, फर्स्ट क्वार्टर में से 250 कमाया तो टैक्स नहीं लग रहा, तो सेकंड क्वार्टर में खूब सारा टैक्स लग रहा है, गलत बात हो गई ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट में टैक्स कम लग रहा है, फिर ज्यादा लग रहा है, तो आप एक्चुअल पूरा टैक्स निकालो। कैसे? 10 लाख में इनका टोटल 10 लाख ही है ना, फर्स्ट 5 लाख पे 30% और नेक्स्ट 5 लाख पे 40% टैक्स निकालो, और उसको किस रेशियो में बांट दो, फिर इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, हो जाएगा। 8th वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ लेना, कोई भारी काम नहीं है। एएस खत्म, बस, बाय बाय।